नमस्कार डॉक्टर संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ ज्वाइन किया है। मैं सभी हेल्थ पार्टनर को बता देती हूँ कि सर को जो है टोटल एक्सपीरियंस 10 ईयर का है। बाकी सर एक बार अपना आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं वेबिनार को। मैंने मेरा नाम डॉक्टर संदीप गर्ग है और मैंने जो है अपनी एमडी साइकेट्री 2013 में एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से कंप्लीट की थी मैम। और उसके बाद मैं प्रैक्टिस में हूँ, यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस में ही हूँ और अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है 10 साल से अपना। और मेनली हम लोग जो साइकेट्रिक बीमारियां हैं जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्किजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसके साथ साथ एडिक्शन में हेरोइन, गांजा, शराब, तंबाकू, ये सब अपने ट्रीट करते हैं। साथ में मैम अपने जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर हैं उनको भी ट्रीट करते हैं हम लोग। सर नमस्कार। नमस्कार पंड्या जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? ठीक है जी, ठीक है। और सुनाइए सर, बहुत बहुत अच्छी सेवा दे रहे हो सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम सर। थैंक यू पंड्या जी। और हमारे तो सर एक आपके टाइप के डॉक्टर की बहुत ज्यादा कमी थी सर, वो हमारी सॉल्व हो गई। थैंक यू पंड्या जी। तो इसके लिए सर पहले यहाँ से करीबन 200 किलोमीटर तो कोई डॉक्टर नहीं है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद में सर आप जैसा एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है। थैंक यू पांड्या जी, थैंक यू आपका हाँ, विश्वास उनके के साथ लिए। हमारे सारों के विचार मिलते हैं और जो पेशेंट को सर एक सामान्य तरीके से देखते हैं और पेशेंट की भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं और पेशेंट सर आपकी भाषा को अच्छी तरह से समझता है, तो सर दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन वो सर बढ़िया होता है, तो इलाज बहुत बढ़िया होता है सर। और एक सर ईगो नहीं है, पेशेंट सर बहुत ही सेटिस्फाई होता है, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया इंसान है। और फिर आपका थैंक सर यू। हाथ में भगवान ने ताकत दी है तो लोग ठीक हो रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बस वो ऊपर वाले की कृपा है जी, सब बढ़िया है। मैं अपने एरिया की तो कह सकता हूँ सर, बहुत ही बढ़िया हमें आपके रूप में एक डॉक्टर साहब मिले हैं। और मेरे जो पेशेंट जितने भी मैंने दिखाए हैं सर, उसमें कोई वापस नहीं आई, कोई भी मेडिसिन आज तक की भी हम ठीक नहीं हुए, रिपीट हो रहे हैं, लोग ले जा रहे हैं और रोज रोज दिखा रहे हैं। थैंक यू पंड्या जी, थैंक यू। जी, अब मैं सभी हेल्थ पार्टनर से प्रार्थना करूंगी। क्वेश्चंस हैं आप सर से पूछ सकते हैं, बट एक एक करके अगर पूछें तो अच्छा होगा। जो आप भी अपने डाउट हो आपको साइकेट्रिक बीमारियों के बारे में, जो भी डाउट हो ट्रीटमेंट के बारे में, उनकी टाइमिंग के बारे में, कि उनकी आदत तो नहीं पड़ जाती, जैसे भी क्वेश्चन है आप अपने पूछो ताकि क्वेरी आपकी क्लियर हो सारी आज। सर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जिस तरह से ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है सर, हम्म। उसके अंदर गैस्ट्रो वाले जो डॉक्टर हैं सर, वो सारे साइकेट्रिक प्रैक्टिस है उसमें। हम्म। तो उस टाइप का केस सर हम आपको दिखाएं सीधा ही, या सर अंदर बिल्कुल कोई बीमारी नहीं होती, सोमेटोफोरम होता है, अंदर कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल पेशेंट गैस्ट्रो की दवाई खा रहा है। बिल्कुल फंक्शनल डिस्पेप्सिया वाले पेशेंट अपने देखते हैं। और ये सारा स्ट्रेस रिलेटेड होता है, क्योंकि जो मन और जो शरीर है ना, जो अपना माइंड और बॉडी है, वो अलग अलग नहीं है, दोनों दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर अपना हाँ जी, मन अस्वस्थ होता है तो ये जो शारीरिक सिम्टम है, जैसे डिस्पेप्सिया वाले आप बता रहे हो, हाँ जी, इवन एक फंक्शनल आप डिस्पेप्सिया बता रहे हो, एक फंक्शनल डिस्फेजिया भी होता है, हाँ जिसके जी, अंदर वो पेशेंट को ये लगता है कि मेरे गले में कुछ अटक रहा है। हाँ उसकी जी, एंडोस्कोपी कर लेते हैं, लेरिंगोस्कोपी कर लेते हैं, पर उसको ये लगता है कि मेरे गले में गांठ है कोई, है ना। तो वो पेशेंट भी अपने देखते हैं, वो सारे स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं और वो ठीक होते हैं। काउंसलिंग और विद ट्रीटमेंट दोनों से ठीक होते हैं पेशेंट भी। एक सर आईबीएस के जो पेशेंट हैं वो सर गैस्ट्रो वाले ज्यादा बेटर कर सकते हैं सर, साइकेट्रिक उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं नहीं, जो आईबीएस के। आईबीएस का जो रियल ट्रीटमेंट है वो साइकेट्रिस्ट के पास ही है, क्योंकि वो हमारी ब्रांच में आती हैं। बट अब ओपीडी के अंदर पेशेंट आते हैं तो एंटी डिप्रेसेंट वो भी ट्रीटमेंट तो साइकेट्री का ही जोड़ते हैं। बिना साइकेट्री के ट्रीटमेंट के आईबीएस का ट्रीटमेंट नहीं है, यस, ठीक है क्योंकि सर। एंजाइटी संदीप जी, इंड्यूस है तो वो देना ही पड़ेगा आपको। डॉक्टर संदीप, हम आगे इसको चलाएं। जब भी क्वेश्चन पूछ, पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जियो में experience कैसा है, और कोई ऐसा केस
जो आपने ट्रीट किया हो यहाँ पर और आप सभी हेल्थ पार्टनर को बताना चाहें? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा। एक केस था हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर थे, कोई मॉडर्न थे। तो वो मेरे पास आए, तो मैंने अभी आपको यहाँ पे मेरे क्लिनिक पे पेशेंट को लाना होगा। तो वो कहे, डॉक्टर साहब क्लिनिक पे तो आएगा नहीं पेशेंट। मैंने कहा कैसे? कि वो जब भी उसको कहते हैं ना कि भाई बाहर जाना है, या कोई टेम्पो पे चलते हैं या कोई गाड़ी करते हैं, तो वो मतलब रोने लग जाती है और कपड़े फाड़ने लग जाती है अपने, कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा एक केस है, गांव के खेत में है और वो खेत में रहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा यार आप मेरे को वहां जाके दिखाओ। तो मैं वहां पे गया और डॉक्टर साहब को दिखाया, और अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब ने उसका इलाज किया कि 20 दिनों का उन्होंने ट्रीटमेंट दिया डॉक्टर साहब ने। और वो पेशेंट अभी 2-3 बार उनको दिखाया, दवाई चल रही है, पेशेंट एकदम ठीक है। उसकी सारी एक्टिविटी नॉर्मल हो गई। वो अपने घर का लेडीज थी, वो काम करने लगी और गाड़ी मोटर बस में बैठने लगी, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ खुद आती है। ये केस मैंने एक खेत में जाके दूर दराज इलाके में डॉक्टर साहब से वहीं से ही करवाया। चलिए पांडा जी, बहुत खुशी हुई है जान के कि डॉक्टर संदीप का जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा लग रहा है। बट मैं डॉक्टर संदीप से जानना चाहूंगी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ जियो के साथ मैम मुझे पेशेंट। बहुत अच्छा लगता है। देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है जो रिमोट एरियाज है। अब एमपी के कुछ एरिया के जो अपने हेल्थ पार्टनर है वहां से जैसे फोन आते हैं और वो कहते हैं कि जो मेडिसिन है वो मेडिसिन लेने के लिए भी 60 से 70 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता है। और वहां पर साइकेट्रिस्ट होना तो बहुत दूर की बात है। और आपको पता है कि सबसे बड़ी जो आज फैमिलीज के अंदर प्रॉब्लम है, एडिक्शन की प्रॉब्लम है, ये नींद की, घबराहट की, बेचैनी की परेशानियां होती हैं। और सब इनकी जो मेडिसिन है नार्कोटिक में आने के रीजन में हर मेडिकल पे अवेलेबल भी नहीं हो पाती। तो जियो क्लिनिक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि अपने क्लिनिक पे वो मेडिसिन अवेलेबल है। और अगर अपने वो प्रिस्क्रिप्शन होता है तो वो उनको दे पाते हैं। तो वो ट्रीटमेंट जिसको नींद आज नहीं आ रही, अगर वो 3 दिन तक नींद नहीं आएगी तो बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी वो। लेकिन उनका ट्रीटमेंट उसी जगह होने के कारण बेनिफिट बहुत ज्यादा हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि साइकेट्रिक जो ट्रीटमेंट होते हैं वो लंबे चलते हैं। तो फॉलोअप के अंदर एक पेशेंट को बार बार 100 किलोमीटर पे जाना पड़े, उनका किराया लगता है, उनका टाइम वेस्टेज होती है। और 15 मिनट के अंदर उनका ट्रीटमेंट वहां पे हो जाता है फॉलोअप, क्योंकि 1 महीने बाद 20 दिन के बाद उनको देना पड़ता है। तो उनका फाइनेंशियल और जो टाइम है वो दोनों ही बचत हो रही है मैम। तो मुझे तो जियो का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा है मैम। और मैं तो अब चल के भी कई बार कह देता हूँ कि हाँ भाई आप अब जो एडिक्शन का है या वो जैसे फंक्शनल डिस्पेप्सिया की बात करी, कि और इसके बारे में जो लोगों को पता नहीं है कि हम लोग ये चीज भी देखते हैं। जब से अब जैसे एपिलेप्सी की बात आती है तो एपिलेप्सी के साथ आज गांवों के अंदर जो दांत वैसे जुड़ जाते हैं पेशेंट्स के, जिनके बारे में नॉलेज नहीं, और लोग लेके उनको रात को 2 बजे भागते हैं। तो वो बहुत बेनिफिट है कि अगर वो इंफॉर्मेशन उनके पास जाती है, नॉलेज उनको बढ़ता है, तो रात को 2 बजे भी उनको भागना बंद हो जाएगा उनका। जी जी सर, ये तो बहुत अच्छा। कोई सर आपने कोई ऐसा केस देखा हो जियो में जिसको आप बताना चाहे हेल्थ पार्टनर को कि ऐसा भी होता है और ट्रीटमेंट ऑनलाइन कितना सक्सेसफुल रहा हो? मैम देखो, एक पेशेंट था मेरे पास जिसके ना कानों में आवाजें वगैरह आती थी, जैसे स्किजोफ्रेनिया हमारी लैंग्वेज में बोल देती हैं, कानों में आवाजें आना उसके। तो वो पेशेंट काफी साल से परेशान था। प्रॉब्लम बड़ी ये होती है कि जो हमारी साइकेट्रिक मेडिसिन चलती हैं इनके अंदर वेट गेन की प्रॉब्लम होती है, एक तो क्योंकि ये थोड़ा वेट गेन करती हैं। दूसरा क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है तो कंप्लायंस पुअर होती है, कि वो पेशेंट 6 महीने दवाई खाई, 8 महीने दवाई खाई, फिर कहते हैं दवाई तो नशे की है, बंद होती नहीं है। तो उस पेशेंट को हमने कन्विंस किया, हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और आई थिंक वो पेशेंट नागौर साइड का था शायद। तो उसके बाद वो पेशेंट ठीक भी है, कानों में आवाज भी उसके बंद हुई है। और वो मुख्य धारा के अंदर आ गया पेशेंट, अपना जैसे डेली रूटीन में काम करने लग गया है पेशेंट। और वो खुद चल के कहता है कि डॉक्टर साहब आप मेरे को जैसे 1 महीने बाद ये दवाई ले लेते हैं। कई बार हो सकता है कि फीस के रीजन से अपने को कंसल्ट नहीं कर पाता हो, लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद जब भी मेरे को दिखाते हैं वो कहते हैं ट्रीटमेंट हम आपका लगातार ले रहे हैं। तो ये एक अच्छा केस लगा था मुझे मैम, क्योंकि ये स्किजोफ्रेनिया के जो लॉन्ग टर्म वाले पेशेंट होते हैं ये ज्यादातर कंप्लायंस पुअर के कारण टूट जाते हैं। और फिर सीवियर केस में इनको चेन से गांवों में बांध देते हैं, ये कमरे में बंद कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपना एक बहुत अच्छा केस था। बाकी कन्वर्जन के और एडिक्शन के अभी पांड्या जी ने थोड़े दिन पहले दिखाया, एक अल्कोहल डिपेंडेंस का पेशेंट था, तो वो छोड़ने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि घर वाले उसको लेके जाना चाहते थे, वो जाता नहीं था। तो इन्होंने उनको कन्विंस करके दिखाया कि एक बार भाई हमारे कहने पे 7 दिन दवाई लेके देख ले। और वो बंदा ने अल्कोहल छोड़ दिया। और
मतलब 7 दिन के अंदर उस बंदे ने अल्कोहल छोड़ दिया। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, जो रेयरली होता है कि 7 दिन के अंदर वो कहे कि हाँ मैं नहीं पीऊंगा। चलिए सर, ये बात जानकर बहुत अच्छा, और ये हाँ जी, हाँ जी। हम आगे शेयर करेंगे। अब तो मैं चाहूंगी नहीं कि नहीं डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि कानों में आवाज आती है, तो गांव में इसके लिए अलग मिथ भी होती है, तो उसकी वजह से लोग थोड़ा सा बातचीत करना भी बंद कर देते हैं, अवॉइड करते हैं लोगों को। बट जब ये चीजें लोगों के सामने पहुंची हैं गांव में कि हमारे पास ये डॉक्टर्स अवेलेबल है और ये ट्रीटमेंट हो सकता है, ये एक ऐसी कोई मिथ वाली बात नहीं है कि हाँ कुछ उनको, जैसे गांव में बोल देते हैं ना कि ओपरी पराई या कुछ इस तरह की, वो ब्लैक पावर की चीजें जो बोल देते हैं, हम्म। उन चीजों को अवॉइड करने के लिए ये काफी ना सक्सेसफुल एग्जांपल है कि आप डॉक्टर से हम्म। ट्रीटमेंट करवाएं और अपने आप को ठीक करवाएं। और सबसे बड़ी बात देखो ये है डॉक्टर साहब, ये जो कानों में आवाज वाली बात होती है ये सच होती है, क्योंकि पेशेंट के रियल में कान में आवाज आती है, इसको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बोलते हैं। जितनी क्लियर आवाज मेरे आपके कान में अभी आवाज आ रही है, उतनी ही क्लियर आवाज पेशेंट के आती है कान में। और ये 3 टाइप के हेलुसिनेशंस होते हैं। सबसे जो खतरनाक हेलुसिनेशंस होते हैं वो ये होते हैं, जो फर्स्ट डिग्री हेलुसिनेशन, जिसके अंदर पेशेंट को वो आवाजें गाइड करती हैं कि अब तू गेट खोलेगा, अब तू खाना खाएगा, अब तेरे को बाहर नहीं जाना। ऐसे पेशेंट रिस्की होते हैं, क्योंकि अगर उस पेशेंट ने ये गाइड आवाज ने ये गाइड कर दिया कि तेरे को अब कूदना है, अब दीवार से कूदना है, तो उस पेशेंट को कूदना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट सुसाइड कर लेते हैं। आपने दिल्ली की एक घटना सुनी होगी, बुराड़ी की घटना, अगर आपके याद है तो। एक ही फैमिली के 15 से 20 लोग फांसी पे लटक गए थे सारे। जी जी एक सर। 1.5 साल पहले जी की जी बात जी। है, आप गूगल पे करके देखना, बुराड़ी हाँ की जी, हाँ घटना जी। थी। तो उसके पीछे रीजन ये था कि जो उनका परिवार का मुखिया था, हेड था, उसके कानों में आवाज आती थी। वो कहते थे कि मेरे दादाजी की आवाज आती है और वो मेरे को गाइड करती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो अपने परिवार का भला हो जाएगा, ऐसा करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो एक टर्म होती है शेयर्ड हेलुसिनेशंस। शेयर्ड हेलुसिनेशन ये होता है कि जब परिवार के दूसरे मेंबर भी उस पर बिलीव करने लग जाते हैं कि हाँ आप सही बोल रहे हो, दादाजी आते हैं, दादाजी हमें ये बात बोलते हैं। तो जिस दिन वो लोग फांसी पे लटके हैं, उस दिन हुआ ये था कि उन्होंने ये बोला था कि दादाजी, यार क्योंकि सब पहले कुछ से उन्होंने कॉपी पे लिखा हुआ था। तो उन्होंने ये था कि भी आपको 2 मिनट के लिए लटकना है सबको, आवाज आंखें बंद करके, और मैं आपको आके बचा लूंगा। पूरे परिवार ने उन पे भरोसा किया और वो लटक गए वो लोग, और उनकी सबकी डेथ होगी वहां पे। तो आप सोचो, हेलुसिनेशन, और पढ़ी लिखी फैमिली थी वो। तो हेलुसिनेशन सच होते हैं, पेशेंट को आते हैं। अपने को गाइड करना मुश्किल होता है, लेकिन अपने को जितना अपने समझाएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, उतना जितना जल्दी ट्रीटमेंट होएगा उतना अच्छा है। अपने को इसका मजाक नहीं बनाना कि यार कहाँ आवाज आ रही है, आप कैसी बात कर रहे हो। पेशेंट को रियल में आवाज आती है, वो परेशान हो जाता है, कान में रुई डाल लेता है, ईयरफोन लगा लेता है, बचना चाहता है, लेकिन आवाज उसको परेशान करती है। तो सर, ये ऑनलाइन माध्यम से क्या आसान रहता है इसका ट्रीटमेंट? नहीं मैम, देखो, सबसे बड़ी बात साइकेट्री में ऑनलाइन, अब जब अपने कोरोना आया था उसके बाद साइकेट्रिक इलनेस सबसे ज्यादा बड़ी, स्ट्रेस सबसे ज्यादा बड़ा। तो क्योंकि ये कोई सर्जिकल ब्रांच नहीं है, इसके अंदर कोई ऑपरेशन नहीं होना। और एक बड़ी बात कि साइकेट्रिक इलनेस का जितना भी डायग्नोसिस है वो हिस्ट्री रिलेटेड है। जितना मैं और पेशेंट आपस में बात करेंगे, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बात होएगी, उतना ज्यादा अच्छा डायग्नोसिस होगा। क्योंकि हमारे जो क्राइटेरिया है कि भी डिप्रेशन किसको बोलना है, अगर 7 में से ये 5 सिम्टम प्रेजेंट है तो डिप्रेशन है, ये प्रेजेंट है तो ये एंजाइटी है, ये है तो साइकोटिक डिसऑर्डर है। वो सिम्टम अपने पूछने, उनका ट्रीटमेंट करना है। तो ऑनलाइन माध्यम से साइकेट्रिक तो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है। और अब हमारे तो जो मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल भी चालू किया है, जिसके अंदर एक सुसाइडल 24/7 चलता है, कि अगर कोई किसी को सुसाइडल थॉट आ रहे हैं तो ये डॉक्टर अवेलेबल है। आप प्लीज सुसाइड करने से पहले 5 मिनट डॉक्टर से बात कर लीजिए, ताकि हम उस इम्पल्स को टाल देते हैं और वो बंदा सुसाइड करने से बच जाता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा माध्यम है मैम, ऑनलाइन साइकेट्री का तो। चलिए सर, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए ही पूछा था कि सारे हेल्थ पार्टनर जब समझाएं ऐसे पेशेंट्स को तो वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि ऑनलाइन ज्यादा अच्छा माध्यम है वहां तक पहुंचने से। अच्छा है कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले जी लें। मैम, क्योंकि वहां जाएंगे, अगर आप एक 20 पेशेंट की भीड़ में जाएंगे, तो अगर मैं आज घर पे बैठ के उस पेशेंट को 10 मिनट देता हूँ, वो पॉसिबल नहीं होता कि ओपीडी में वो जाएगा 2 घंटे का सफर करके, फिर वो 15 मिनट वहां पे इंतजार करे और डॉक्टर उसको 15 मिनट दे। पॉसिबल नहीं होता, हो सकता है।
लेकिन अगर अपने ये बातचीत करें और इतने अच्छे आराम से उसको देखें, क्योंकि टाइमिंग भी अपने तो 8 बजे तक होती है, तो डायग्नोसिस भी अच्छा होता है, क्योंकि 99% तो विदाउट इन्वेस्टिगेशन ही होता है ये सारी चीजें। जी जी। यस अच्छा सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब। सर मैडम एक क्वेश्चन पूछना है मैंने बस सर। हाँ पंडित जी। सर ये कई बार सिचुएशन आती है कि हम डिफरेंशियल डायग्नोस कैसे करें कि ये जो पेशेंट है इसके ये जो मतलब ये अपने बेहोशी है, जैसे सर बच्चियों में आते हैं, कई बार लेडीजें आती है, तो वो कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट है या कोई और केस है, या हमें अब क्या करना चाहिए, एक बार इसको कैसे बहुत बढ़िया, मैनेजमेंट करें? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पांड्या जी, क्योंकि देखो आजकल लाइफ का कोई पता नहीं है, और दूसरी बात ये है देखिए कि हेमरेज का 20 केस 20 है, बिल्कुल हेमरेज का 20 साल केस के है, अगर सर पीआई 20 का साल, केस है, हाँ हाँ हाँ, हमें हमें 20, कैसे पता चले कि इसको हम इस तरह से किसको मैनेजमेंट करना है सर, एक हाँ बार और देखो, कैसे डॉक्टर को लें? हमें जैसे हाइपोग्लाइसीमिया में ऐसा हो गया सर, पेशेंट बेहोश में है, या कोई अंतर ट्रोमा हो गया, या हेमरेज हो गया, इनके सर में हमें थोड़ा बताइए कि हम मतलब तुरंत आपसे कनेक्टिविटी करते देखो सर इसमें। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया पांड्या जी। पहली बात तो इसका बेनिफिट ये है कि अपने जियो क्लिनिक पे है, तो ये एक लेमैन अपने पास नहीं आएगा। जियो क्लिनिक पे जब भी आएगा अपने पास वाइटल्स आ जाएंगे, उसका सैचुरेशन आ जाएगा, उसका बीपी पल्स सब कुछ आ जाएगा। तो जब अपने को पता चल गया कि पेशेंट का बीपी सही है, कोशिश अपने करें ब्लड शुगर की भी कर लें, ब्लड शुगर भी अपने पास आ गया, ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, और पास्ट हिस्ट्री अपने ले सकते हैं कि पहले से इसको कोई क्रोनिक इलनेस तो नहीं चली आ रही। दूसरा होता है एज फैक्टर। एक तो ये चीज होगी कि वाइटल्स उसके नॉर्मल हो गए, एक चीज। दूसरी उसकी चीज होगी एज फैक्टर। अगर अपने को लगता है कि उसका एज जैसे 20 है, 30 है, 18 है, 22 है, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो जो बेहोशी है साइकेट्रिक इलनेस की वजह से है, जैसे कन्वर्जन डिसऑर्डर अपने बोल देते हैं, या आप हिस्टेरिया अपनी भाषा में हिस्टेरिकल बोल देते हो, है ना। हाँ, हिस्टोरिकल फिक्स। 99% केस में ये होता है। फिर कुछ एक न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम होते हैं, जो अगर अपने सीख लेते हैं, जैसे कि अपने पैर होता है, पैर के नीचे अगर अपने को जो की होती है, अपने चाबी होती है, चाबी से अपने करके देख लें, है ना, कि वो रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, उसके जो वो उंगलियां सर हैं अगर ऊपर जा रही उसमें है कि नीचे रेस्पॉन्स आ कर रही लिया, है। पैर झटक लिया, जैसे मैंने कोई हाँ, चाबी लगाई वो पैर झटक लिया, इसका मतलब न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट नहीं है? नहीं है, वो नहीं है। या फिर आपने क्या करके देख लिया, उसके हाथ को ऊपर उठा के देखा, अगर हाथ उसका सिर सीधा आगे सिर पे टकराता है, इसका मतलब वो अनकॉन्शियस तो है, लेकिन उसको ये पता है कि मेरा हाथ कहाँ पे जा रहा है ना। कुछ एक टेक्निक होती है, जैसे जैसे अपने पेशेंट देखेंगे, आपको लाइव करके दिखा देंगे, तो अपने को पता चल जाता है। लेकिन सच्ची बात ये भी है कि भी अपने आज ये भी नहीं कह सकते कि 20 ईयर्स के अंदर कोई ट्यूमर नहीं हो सकता, ब्रेन में ट्यूमर भी हो सकता है, और प्रेजेंटेशन दोनों का लगभग बराबर सा ही होता है। उस केस के अंदर अपने एमआरआई या सीटी हम लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो वो अपने करवा के अगर नॉर्मल आ जाती है, फिर 100% क्लियर हो जाता है अपने। सर और सर कोई सर ट्रेजेडी मेरा यहाँ हिस्ट्री पर एक होती है पॉइंट है परिवार सर। में, 5-10 दिनों में, 15 दिनों का, कोई कोई किसी की मृत्यु हो गई, तो उसमें चांस ज्यादा हो जाते हैं सर इस टाइप के कि भी हाँ, उसमें ग्रीफ फीमेल रिएक्शन में, होती है। खासकर फीमेल में सर, फीमेल में। हाँ हाँ। सर मेरा यहाँ पर एक पॉइंट है सर। सर गुड हाँ जी। आफ्टरनून। हाँ सर, सर एक्चुअली आई एम ऑल्सो क्लिनिकल फार्मासिस्ट सर। हाँ सर जी। हाँ जी। मैंने काफी टाइम बाद देखा है ये पेशेंट इस टाइप के, मतलब एज कम है, 13, 14, 15, 16 साल। तो हम्म सर इस एज में क्या हुआ, पेशेंट आया इमरजेंसी में और उसका ब्लूक जो है वो टाइट है, बिल्कुल ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये पेशेंट बहुत तेज चिल्ला रहा है। ठीक है सर, और फिर सर जो आपने बताया ना पेन से दबा करके, अगर हम्म उसके दर्द हो रहा है तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इस केस में फिर 2 बूंद हम उसके नोज में डालते हैं सर, हम्म तो उसको मतलब उस कंडीशन से उठाने के लिए। तो हम्म। सर वो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे सर? देखो आपने क्वेश्चन अच्छा किया है ये। मेडिकल कॉलेज लेवल पे हम लोग भी जैसे अमोनिया वगैरह थोड़ा सुंघा देते थे इरिटेट यस करने के सर। लिए, है ना। वो जो चीज होती है, वो कन्वर्जन डिसऑर्डर में लीगली वो चीज सही नहीं होती, है ना। क्योंकि ओके सर। अगर अपने अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू लीगल चलते हैं कि भी अपने डायग्नोस बनाना है, उसके अंदर ये चीज नहीं होती कि अपने इस तरीके की चीज करें। लेकिन जब अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते करते, जैसे अभी आपने कहा कि आपको तरीके कोई ना कोई इजाद कर लेते हैं कि अपने को पता लग जाता है कि भी ये कन्वर्जन है या कोई रियल में यस सर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, चाहे वो अमोनिया वाला हो गया, चाहे कोई पिंच वाला हो गया, उस चेक करके अपने को आइडिया लग जाता है वो चीज का। ओके सर, थैंक यू सर।
हाँ जी, हाँ जी। हमारा और कोई वो कोई हेल्थ पार्टनर पूछना चाहें? और कोई हेल्थ पार्टनर अब पूछना चाहे क्वेश्चन तो सर से पूछ सकते हैं। मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि आप पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछें, जनरल क्वेश्चंस अगर सर से पूछे तो ज्यादा बेहतर अब रहेगा। जैसे अगर क्वेश्चन किसी के पास नहीं है तो मैं बताता हूँ कुछ और आपको। एक अपने स्लीप डिसऑर्डर मैंने बोला था, स्लीप डिसऑर्डर वाले कई बार पेशेंट आपके पास आते होंगे कि जैसे एक तो रात को चलने की बीमारी होती है, ठीक है, सोमना एम्बोलिज्म, तो ये भी ट्रीटेबल होती है, इसको भी अपने ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा आपने देखा होगा नाइट टेरर होते हैं और एक होता है नाइट ड्रीम्स, इन दोनों में फर्क होता है। नाइट टेरर वो होते हैं जिसके अंदर पेशेंट डर के उठ जाता है, उसको डरावना सपना आया वो डर के उठ जाता है और उसके सपना याद नहीं रहता। तो अगर उसके सपना याद नहीं रहता कि मेरे को क्या सपना आया था, तो वो नाइट टेरर होता है, वो नाइट ड्रीम्स नहीं होता। उसका ट्रीटमेंट भी अपने करते हैं। एक नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस होता है कि बच्चों में रात को पेशाब निकल जाता है ना, बहुत ज्यादा कॉमन चीज है कि बच्चों में 10, 11, 12 साल तक के बच्चों में अगर पेशाब निकलने की रात को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम आती है, तो वो भी एक अपने स्लीप डिसऑर्डर के अंदर आता है, उसको भी अपने देखते हैं। चौथी चीज होती है कि अगर पेशेंट रात को हाथ पैर चलाने लग जाता है, जैसे साइकिल चलाता है या जैसे लिप्स अपने चलाने लग जाता है, या जैसे कोई चीज चबा रहा है, ग्राइंडिंग मूवमेंट होने लग जाती है, तो वो भी स्लीप डिसऑर्डर है, उनको भी अपने देखते हैं। तो ये भी ऐसा पेशेंट आता है तो अपने आप इसको स्लीप डिसऑर्डर के अंदर रख के देखा करो। और एक जो सेक्सुअल डिसऑर्डर अपने देखते हैं उसके अंदर अपने 3 टाइप के डिसऑर्डर देखते हैं। एक तो अपने देखते हैं डिक्रीज डिजायर जो होती है, ड्यू टू डिप्रेशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है। दूसरा अपने देखते हैं इरेक्शन प्रॉब्लम होती है, वो अपने देखते हैं। और तीसरा होता है इजेकुलेशन, प्री मेच्योर इजेकुलेशन जो होता है। ये 3 जो प्रॉब्लम है वो साइकेट्री के अंदर आती हैं, जो अपने ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि तीनों का ही साइकोलॉजिकल बेसिस होता है। और कोई क्वेश्चन है तो बोलो आप लोग। हेलो, गुड हाँ आफ्टरनून जी सर। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे पेशेंट सर जो है कोई कन्वर्जन डिसऑर्डर का है या साइकोलॉजिकल और बेहोशी हालत में है, तो उसको होश में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो पहली बात तो मैं यही कह रहा हूँ कि अपने पहले तो ये देखना है, डायग्नोस करना है कि वो एपिलेप्सी मतलब मिर्गी का दौरा है या वो स्ट्रेस की वजह से बेहोश है जी ना। जी दोनों जी। में फर्क होता है। तो अगर यस पहले तो यस। अपनी हिस्ट्री लो कि वो जो दौरा आया था उस दौरान मुंह में झाग आई थी कि नहीं आई थी, जी उसकी जी जीभ जी कटी थी कि नहीं कटी थी, क्योंकि जी। अगर उसकी जीभ कटी है तो 100% वो ये चांस होते हैं कि वो मिर्गी का दौरा एपिलेप्सी का। जी है, एपिलेप्सी एपिलेप्सी का। दौरा है, ठीक है। या पेशाब निकल जाते हैं सर। या टॉयलेट बाथरूम उसका निकल जाता है मान लो, जी जी तो वो भी जी इसका ही होता है। और तीसरी चीज होती है कि अगर वो होश में आने के बाद 5 या 7 मिनट किसी को पहचानता नहीं है, तो वो मिर्गी का जी या एपिलेप्सी का दौरा होता है ना। जी और अगर एक जी पेशेंट आपके सामने आगे लेटा हुआ है, आराम से रिलैक्स होकर लेटा हुआ है, आंखें उसकी बंद है, क्योंकि मिर्गी के दौरे में ज्यादातर चांस होती है कि आंखें उसकी खुली होती हैं, आई बोन ऊपर जी चढ़ी होती है ना। जी जी तो जी जो कन्वर्जन होता है सॉरी, जो हिस्टेरिकल पेशेंट होते हैं वो आराम से लेटा होगा और आईज जी उसकी बंद होगी। तो ऐसे जी पेशेंट के अंदर अपने को सिंपल एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी अपने दे सकते हैं। अगर तो वो ले सकते हैं टेबलेट, तो सिंपल क्लोनाजेपाम या एटिजोलाम आप उसको दे दो थोड़ी देर बाद। जी अगर वो अनकॉन्शियस है, आपको लग रहा है पल्स उसके ठीक है, बीपी उसका ठीक है, तो सिंपल सा जी होता है कि लोराजेपाम इंजेक्शन होता है, अगर अवेलेबल आपके पास है वो लगा दो आप। जी आधे घंटे के अंदर 20 मिनट इसकी टाइमिंग होती है, 20 मिनट में वो एंजाइटी फ्री हो जाता है। तो कन्वर्जन है तो भी और अगर सीजर है तो भी, दोनों में ये काम करता है। अगर अपने कंफर्म हो गया ईईजी वगैरह से कि कन्वर्जन था, जी जैसे मान लो आपने जियो डॉक्टर को दिखा दिया, तो फिर अपने जी जी वेलप्रोट है, एप्टोइन है, वो अपने शुरू कर सकते हैं। और अगर वो जी कन्वर्जन था, मतलब हिस्टेरिकल था, तो अपने एंटी डिप्रेसेंट और जो छोटी मोटी दवाइयां देनी है वो दे सकते हैं। जी। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा है, जैसे पेशेंट क्या होता है सर, कि किसी की डेथ हो गई या किसी के कोई मतलब डर की वजह से जब बेहोश हो जाता है सर, उसका क्या कंडीशन होती है सर? हाँ, तो वो ग्रीफ रिएक्शन ही होती है ना, वो तो हिस्ट्री होगी उसके सामने आपके कि पेशेंट आया और वो 2 दिन पहले उसके कोई भी फैमिली मेंबर की डेथ हुई है, उसके बाद बार बार बेहोश हो रहा है। ये तो बहुत ही क्लियर हिस्ट्री है कि बार बार बेहोश हो रहा है, मतलब क्या हुआ, ग्रीफ रिएक्शन है और कन्वर्जन है, ये एपिलेप्सी नहीं है।
उसके अंदर फिर अपने ट्रीटमेंट वही देते हैं, ग्रीफ रिएक्शन का जो होता है, जी जी। नहीं और सर, ऐसा ट्रीटेबल होता होता है है। जैसे 15 से 20 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है। सर ऐसा होता है कि कई कई पेशेंट जो है उनकी हिस्ट्री होती है वो 5 5 साल से, ऐसा सिस्टम होता है। बाकी टाइम ठीक रहते हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है या कोई उनको से डांट देता है या कुछ ऐसी तरीके से कोई इमोशनल वाली बात आ जाती है, तब वो बेहोश हो जाते हैं और एकदम से एकदम उनको जो है लगता है कि पूरा शरीर जो है कांपने लगता है या लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। हाँ तो हाँ, इसी ये वजह से इसको इसको स्ट्रेसर बोलते हैं, जो आप ये बोल रहे हो ना, इसको बोलते हैं स्ट्रेसर। कि जब भी उसके स्ट्रेसर आया या ट्रॉमा आया, तो उसकी जो बॉडी बॉडी की मैकेनिज्म ये है कि उसके दांत जुड़ जाते हैं, वो कांपने लग जाता है, या उसके हाथ पैर करड़े हो जाते हैं, ये उसकी बॉडी की मैकेनिज्म है। तो ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट अपने जब आता है एपिसोड, तब महीने 2 महीने का दे दो, उसके बाद फिर अपने बंद कर देते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है ऐसे पेशेंट्स को। नहीं सर, नहीं जैसे परमानेंट ठीक नहीं होता है। नहीं देखो, ऐसे पेशेंट को काउंसलिंग की जरूरत होती है। कि भी सिचुएशन ऐसा तो है नहीं कि टेंशन लाइफ में एक बार आ गई तो टेंशन आएगी नहीं। वो जब तक अपने जिंदगी है तब तक टेंशन तो आएगी, कभी अपने फैमिली की आ गई, कभी बीमारी की आ गई, कभी काम धंधे की आ गई, कभी किसी की लड़ाई की वजह से आ गई। तो उसकी बॉडी की ये मैकेनिज्म होगी कि वो उसको इस तरीके से बेहोश होना या कांपने की बीमारी है। अपने या तो उसकी काउंसलिंग करें, जैसे हम लोग हमारे पास लेके आओ तो हम काउंसलिंग करें कि भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको अपनी बॉडी का सामना कैसे करना है। और थोड़ा एक या दो दवाई ऐसी होती हैं, एसओएस होती हैं, कि अपने अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप फटाफट ये गोली ले लो, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी। और एक बार अपने 15 या 20 दिन का कोर्स उसको दे देते हैं। सर ईपीएस कैसे डायग्नोज करें सर? ईपीएस का जैसे हमारे पास तो सर एक दो केस मेरे आए हुए हैं तो ड्रग के साथ हुए, मेटाक्लोप्रामाइड से सर हुए। तो नॉर्मल वे में सर बगैर कोई ड्रग के ईपीएस हो जाता है सर? देखो, ईपीएस सबसे बड़ी चीज ये होती है, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं गांव में, जो इंजेक्शन कई बार, जो आप कह रहे हो मेटाक्लोप्रामाइड का, कि उल्टी का और ये टीका लग जाता है, तो उसकी गर्दन टेढ़ी होने लग जाती है, ऐसे ऐसे टेढ़ी होने लग जाती है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ईपीएस अगर आपको डायग्नोज हो गया कि हिस्ट्री उसकी इंजेक्शन लगने की है, पहले पूछ लो कि गांव में कोई इंजेक्शन लगा था कि नहीं लगा था। मीटिंग चल रही या है। तो अगर अगर ऐसा था तो अपने पास फिनार्गन जो होता है, आईएम या तो फिनार, आईवी कभी मत देना। एक चीज सारे एचपी से मैं ये बोल रहा हूँ कि आईवी फिनार्गन आप कभी भी यूज मत कर लेना, क्योंकि पेशेंट को ठीक करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, आईवी फिनार्गन यूज नहीं करना, आईएम आप यूज कर सकते हो। तो आईएम जो ईपीएस का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। और अगर आप ओरल देना चाहते हो तो आप उसको ओरल 25 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, या पेसिटेन टेबलेट आती है 2 मिलीग्राम की, वो अपने दे सकते हैं उसको। है ना। तो ज्यादातर उसकी गर्दन टेढ़ी होती है, गर्दन अकड़ जाती है, यहां से गर्दन अकड़ जाती है, ऐसे ऐसे कर रहा होता है वो पेशेंट, और हिस्ट्री होती है कि इंजेक्शन लगा हुआ है, या उसकी है। साइकेट्रिक मेडिसिन चल रही होती है। उस पेशेंट की साइकेट्रिक मेडिसिन चल रही होती है, तो वो घर वाले आपको ये आके कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब इसने 3 या 4 मेडिसिन एक साथ खा ली। तो अगर 3 या 4 एक साथ मेडिसिन खा ली तो पीएस हो सकता है। उस कंडीशन में भी एक लोराजपाम इंजेक्शन दे दो और फिनार्गन इंजेक्शन लगा दो उसके। जी सर मैं ये पूछ रहा था। नवीन वैष्णव जी आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, आप सर से पूछ जी सर से बात करें। हेलो हाँ जी नवीन जी, हाँ जी नवीन जी। सर, मैंने मेरे क्लिनिक पे कई साइकेट्रिक पेशेंट दिखवाए हैं, कीर्ति अनुराग ओके। सर को वगैरह। हमें हाँ दिक्कत जी। ये आती है, जैसे सर ने हमें लिखा डाइजेपाम इंजेक्शन, वो हमारी फार्मेसी पे अवेलेबल ही नहीं होता है। फिर हम उसी टाइम हम्म। दौड़ के जाके लाते हैं। तो इस तरह की कोई लिस्ट हमें आप प्रोवाइड करा दें, ताकि हम 2 2 3 3 क्वांटिटी, एक एक 2 2 स्ट्रिप हमारे वहाँ अवेलेबल रखें, तो पेशेंट को इजिली अवेलेबल हो जाए इसी टाइम। ऐसा है पॉसिबल? देखो, अगर आपके पास नारकोटिक का लाइसेंस है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना। फार्मेसी है सर हमारे पास, फार्मेसी फार्मेसी है। है ना, तो कोई हाँ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके पास कम से कम लोराजपाम, क्लोनाजपाम, डाइजापाम, सैरनस, फिनार्गन और सोडियम वेलप्रोट, ये इंजेक्शन तो होने ही चाहिए आपके पास। ठीक दो है दो सर। तीन तीन इंजेक्शन ही तो। इमरजेंसी में आप क्या करोगे? आपके पास रात को 2 बजे पेशेंट आएगा, तो मान लो बीपी बढ़ के भी आ गया, तो भी लोराजपाम तो लगाना ही पड़ेगा आपको रिलैक्स करने जी के लिए। सर। उसको क्या करोगे आप? जी सर। तो लोराजपाम, डाइजापाम, फिनार्गन, सैरनस और सोडियम वेलप्रोट इंजेक्शन, ये 4 या 5 ठीक। इंजेक्शन, जैसे डेक्सोना वगैरह आप रखते हो, एविल रखते हो, जी। ये जी। 5 तो आपके टेबल पे होने ही चाहिए। जी सर। है ना। हाँ। ठीक है, ठीक है सर। ओके हाँ नवीन। सर मैं पूछ रहा था, जैसे कोई पेशेंट होते हैं सर, उनको अचानक घबराहट होने लगती है या सांस लंबी लंबी लेने, तो उनको हम क्लोनाजिपाम 0.25 दे देते हैं, उससे उनको हम्म। रिलीफ होता है।
ठीक है। जैसे फिर कभी कभी जैसे लगातार देने से पता चला महीने में 1 या 2 बार 3 बार यूज कर लिया, तो उससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते हैं? नहीं नहीं, क्लोनाजेपाम ड्रग ऑफ चॉइस थोड़ा है। अगर किसी को घबराहट एंजाइटी होती है, आपने एसओएस बेसिस पे दे दिया, आप उसको लगातार थोड़ा दोगे, वो तो एडिक्शन हो जाएगा। क्लोनाजेपाम इज ए नॉट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर घबराहट एंजाइटी डिप्रेशन। वो तो एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए होता है। उसके लिए अगर उसको परमानेंट ट्रीटमेंट करना है कि वो घबराहट उसकी एंजाइटी की वजह से है, घबराहट उसकी डिप्रेशन की वजह से है, घबराहट उसकी फोबिया की वजह से है, तो उनका ट्रीटमेंट है अलग अलग, वो अपने को देना पड़ेगा। वो अपने देंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्लोनाजेपाम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लॉन्ग टर्म के लिए। हमेशा एसओएस बेसिस पे दो, जरूरत हो तो, ओके ओके सर। है ना, गुड क्योंकि ये तो गुड आफ्टरनून कंसंट्रेशन सर। पे भी फर्क डालेगा। अगर लॉन्ग टर्म आपने यंग एज के अंदर क्लोनाजेपाम दे दिया, तो वो तो धीरे धीरे उसकी याददाश्त कम कर देगा, और ओल्ड एज में दो दोगे रात को तो उसको गिरने के चांस रहेंगे। ओल्ड एज के अंदर ध्यान रखो, हमेशा जोलपीडेम देना है। क्लोनाजेपाम 60 साल के बाद 70 साल के बाद देने से बचो, क्योंकि रात को गिर गया तो उसके कुल्ले की हड्डी टूट जानी है। तो जोलपीडेम सबसे सेफ होती है। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सर मैं जियो टीम से ही हूँ, रोशन सिंह। हाँ सबसे जी। पहले तो मैं थैंक यू सो मच सर फॉर इतने अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आप जो है बेसिक से बेसिक और एकदम शॉर्ट टर्म में आप दे रहे हैं। हाँ वैसे जी। सर उसी से अभी आपने जो रिसेंटली जो लास्ट आपने एक दो लोग ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो एक दो बार मतलब मेरे जानने वाले मेरे कजन ब्रदर है, उनको भी ये प्रॉब्लम थी कि वो अचानक से डर के उठते थे बट उन्हें याद नहीं रहता था। तो बेसिकली क्या सर इसकी मतलब कोर्स क्या है सर इसकी मेडिसिन का, मतलब काफी टाइम इसको चलाना पड़ता है या कुछ वैसा रहता है सर कि शॉर्ट में ही सही हो नहीं, जाता है? देखो, एकदम से रात को डर के उठना दो या तीन चीज में होता है। एक होता है हाँ हाँ। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब अच्छा। अपने पहले ये पता तो करें ना कि वो उसके पिछले 4 या 5 दिन में या 2 या 4 महीनों के अंदर कोई ऐसी घटना हुई है क्या उसकी लाइफ में कि वो एकदम से डर जाता है। जैसे उसको लॉस लग गया, या कोई पुलिस का केस चल रहा है, किसी ने धमकी दे दी, या अगर बच्चा है तो स्कूल में कोई उसको रिजल्ट खराब आ गया, या किसी टीचर से डर लग रहा है, तो पहले अपने पैथोलॉजी पता करनी पड़ेगी, उसके पीछे पैथोलॉजी क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसका। अच्छा अच्छा, मतलब उसको पहले टेस्ट करने पड़ेंगे उसके बाद वो पता टेस्ट नहीं, चलेगा। हिस्ट्री लेनी पड़ेगी अपने को। आप ओके। अगर दिखवाना चाहो, एक बार दिखवाना कि उसके रीजन क्या है, उसके ठीक है। पास्ट में ऐसा क्या रहा पिछले 15-20 दिन, क्योंकि सडन ऐसे नहीं होता कि हर किसी की लाइफ में हो जाएगा। हर किसी को नाइट टेरर क्यों आएंगे, डरावने सपने क्यों आएंगे? डरावने सपने तभी आते हैं कि अगर मेरी बट याद पास्ट नहीं में रहता कुछ, उसको। बट है ना, याद नहीं रहता था उठने के बाद, नहीं, याद नहीं रहता था कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कि याद नहीं क्या है। रहता उसके, याद उसके नहीं रहता। तो अगर सिंपल उसकी लाइफ बढ़िया कूल चल रही है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, फैमिली बढ़िया चल रही है, बच्चे ठीक चल रहे हैं, तो फिर अपने सिंपल एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 या 3 महीनों के लिए, ताकि उसको साउंड स्लीप आए और रात के अंदर माइंड में कोई स्ट्रेसर ना आए उसके, तो सिंपल एंटी डिप्रेसेंट एस्ट्रोलोप्राम, सर्ट्रेलिन आप उसको दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है उसको। ओके सर, एक चीज और है। जैसे हम्म। सर ये केस मेरी मदर का ही है। एक्चुअली मेरी मदर पिछले 10 सालों से मतलब उनको थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी, पेट में रहती थी, ब्रेस्ट, राइट ब्रेस्ट के जस्ट नीचे, वहां पे वो तनाव जैसा उन्हें परमानेंट बना रहता था। और अप्रोक्सीमेटली सर मुझे याद है जहाँ तक है, लगभग मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया दिखा चुका हूँ, एम्स, पीजीआई, बीएचयू भी दिखा चुका हूँ, और इलाहाबाद में इस समय है वो। तो मैंने कई जगह पे उन्हें दिखाया, लेकिन अभी तक उनका कोई भी डायग्नोस नहीं हो पा रहा था। 27-28 बार अल्ट्रासाउंड भी हुए थे, लेकिन लास्टली जो है एक मतलब गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने, उन्होंने ये बोला कि आप साइकोलॉजिकल उनको दिखाइए। तो उन्हें जब दिखाना चालू किए सर, स्टार्टिंग में तो कुछ आराम मिला, बट फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। ठीक मतलब, और उनको प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम बस इतनी सी थी, लेकिन अभी वो रिलैक्स में है। बट अभी वो उस क्वेश्चन पे आता हूँ। उनकी प्रॉब्लम सर बस ये था ना कि यहाँ तनाव ऐसा होता था और दर्द महसूस होता, पर इवन स्पाज्मो प्रोक्सीवान देने के बाद भी उन्हें आराम नहीं होता था, पेट दर्द। तो डॉक्टर ने यही कहा कि अगर पेट में दर्द होता तो ये तो हर्निया के दर्द में भी दी जाती है, तो आराम हो जाता है, तो उससे आराम नहीं होता है। तो इस केस को क्या सर साइकेट्री में मतलब बिल्कुल देना? बिल्कुल। इसको इसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक पेन। ये सोमेटिक पेन होते हैं जो, है ना। तो जब साइकोसोमेटिक पेन के अंदर कोई ना तो स्पाज्म होता है, ना कोई कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, साइकोसोमेटिक पेन का ओरिजिन ब्रेन से होता है। वो पेन उसको फील जरूर हो रहा है ब्रेस्ट के नीचे आपकी मदर को, लेकिन उसका ओरिजिन ब्रेन में हो रहा है। ठीक है, सेंसिटिव हो गई है वो, हाइपर सेंसिटिव हो गई है, तो उनको अपने एंटी डिप्रेसेंट देनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट देंगे अपना, क्योंकि वहां से चल ध्यान रहा है डाइवर्ट करना पड़ेगा। अगर तो सर अपने अभी ध्यान चल वहां से डाइवर्ट नहीं कराया तो उनको फील होएगा वो दर्द, उनको अच्छा। रियल में फील होता है, वो नाटक नहीं कर रहे। बट हाँ वो हाँ। साइकोसोमेटिक पेन है, तो इसके लिए डिलॉक्सिटिन ट्रीट आती है, गोली आती है, वो अपने देते हैं, और वो बेनिफिशियल है इसके अंदर। अच्छा सर, एक चीज इसी उसी केस पे है, लेकिन जब उनका जब गॉल ब्लैडर रिमूवल हुआ, तब वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
और उसके बाद से मतलब ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी जब अभी गैस वैस कभी बन जाती है, अब एज हो गई है, 60+ है, 60 हाँ के हाँ। अराउंड है, तो अब उन्हें कभी जब गैस वैस बनती है तो उन्हें ये प्रॉब्लम फिर से ऐसा महसूस होता है कि हमें जहाँ पे ऑपरेशन हो चुका है अब वहीं पे फिर से तनाव जैसा हो रहा है। तो वो क्या रीजन हो सकता है? वो भी साइकेट्री से ही हाँ, मतलब वो इन सेंसिटिव है चीजों। ना। देखो, पैथोलॉजी खत्म कर दी, अब गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया, गाल ब्लैडर अगर स्टोन थे मतलब, तो रीजन तो था वो पहले, अब वो रीजन खत्म हो गया, लेकिन सेंसिटिविटी तो पड़ी है ना। तो सेंसिटिविटी है तो आप थोड़े टाइम के लिए एंटी एंजाइटी उनको दे दिया करो, एटिजुलाम दे दो उनको थोड़े टाइम के लिए, 0.25 दे दो, ठीक हो जाएंगे वो, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ओके, ठीक है सर। ठीक है ना, ठीक है, ओके। बाकी वैसे रहेगा सर, मैं आपसे कंसल्ट करूँ। हाँ, कभी भी कंसल्ट करना, आप कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, और ओके। बहुत ही अच्छा सर, वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन काफी मतलब मुझे भी अच्छी लग रही है, और मेरे ख्याल से पांड्या सर भी काफी क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं आपसे, हाँ तो जी, हाँ जी, उनकी हाँ हेलो जी। प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जो है आपने बहुत अच्छे से दिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, वेलकम। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप बरेली से हैं? हाँ जी, आप बरेली से हैं सर? आप बोलो तो सही, आवाज तो ऊंची करो आपकी। एक्चुअली सर मुझे बैक है, हिस्ट्री है एक्सीडेंट की, हम्म। एक्सीडेंटल हिस्ट्री है। सर थोड़ा तेज बोलेंगे, थोड़ा सा आवाज अगर आप बोलो तो सही, आप तो दब दब के बोल रहे हो खुद। नहीं नहीं सर, मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अच्छा अच्छा। एक्सीडेंटल हिस्ट्री है। अच्छा, ये नहीं स्टैमरिंग बोल रहे हो क्या, अटक के बोलते हो? जी हाँ, तो कोई एक्सीडेंटल बात हिस्ट्री नहीं। बोल रहे हैं, कुछ एक्सीडेंटल हिस्ट्री बता रहे हैं, कुछ बोला अच्छा, उन्होंने। आपकी अच्छा एक्सीडेंट हो गया था। जी। ठीक तो है। मल्टीपल मल्टीपल कंट्यूजन आए थे, और हम्म काफी लंबा ट्रीटमेंट चला। हम्म बरेली में डॉक्टर सुधीर गुप्ता और डॉक्टर दीपक सिंह सर थे। हम्म अब लोअर लिम्ब वीकनेस है बहुत ज्यादा, हम्म। और बोलने में प्रॉब्लम होती है। नहीं, अब ये प्रैक्टिस करते हो क्या आप? जी मुझे ये बताओ डॉक्टर साहब, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने स्ट्रांग, इतने बहादुर हो, अब इतने बड़े कंट्यूजन को झेल गए, तो इसके बारे में क्या सोचना है? जब आपको पता है ब्रेन में कंट्यूजन हुए थे, तो ब्रेन का जो एरिया बोलने में या आपके लोअर लिम्ब को कंट्रोल करने में जो, मान लो, डैमेज हुआ था, उसकी वजह से वीकनेस रहेगी। लेकिन अगर स्ट्रांग रहोगे आप, तो लाइफ आराम से निकलती है, कहाँ प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है ना, इतने बड़े ट्रॉमा से बाहर आगे, इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लेना है, आपको लगता है थोड़ा जी मैथिल कोबालेमिन या थोड़ा पायरास्टाम जी। सिरप आता है, सेरेब्रोप्रोटीन वाला सिरप आता है, वो ले सकते हो आप। और सर वो ले रहा हूँ बेलप्रोल, और मिथाइल कोवेला में ले रहा हूँ। हाँ, वेलप्रोल तो आपका देखो लाइफ लॉन्ग चलेगा। साथ में मैथिल कोबालेमिन के इंजेक्शन लगवा लेना, क्योंकि ओरल इतना काम नहीं करता, तो इंजेक्शन आईएम लगवा लो आप। और साथ में सेरेब्रोप्रोटीन जरूर लेना आप। प्रोटीन। आप मेरे से बात कर लेना डॉक्टर साहब, मैं आपको पर्सनली कभी बता दूंगा। एक कार्नोसिन आजकल और आता है, तो पोस्ट ट्रोमेटिक जो होता है ना ब्रेन में, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके, तो आपकी वीकनेस दूर करेंगे अपने। ओके सर। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बात और कर लेना मेरे से। ओके सर, आप बरेली से हैं ना सर? हाँ जी, कुछ कोई कुछ नहीं, कोई नहीं। बरेली से हैं सर हम। कोई नहीं, आप बात कर लेना, बरेली से वालों से भी कर लेते हैं बात हम। ओके सर, वो ओके। एक्चुअली और आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। नहीं, मैं तो, आपको मेरी आवाज से लग नहीं रहा कि मैं पंजाबी हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। ओके सर, इतनी ऊंची आवाज है मेरी। चलिए ठीक है सर, हाँ जी, थैंक यू। हाँ आप सर कर लेना डॉक्टर साहब। हाँ सर, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है सर। हाँ जी। जैसे कि हम भी एजुकेशन, मतलब जब एक ही टाइम में होते हैं, या हमारी फैमिली में कोई भी बच्चा होता है सर, तो सर मतलब हमारा कोई एग्जाम है, हम उससे पहले नर्वसनेस हो गए, ठीक है सर, या हम्म हमने सोचा कि हमारी इतने परसेंटेज आने चाहिए थे, नंबर नंबर नहीं आए सर, हम्म। तो सर यहाँ पे क्या ये इंसुलिन का रोल है सर यहाँ पर? किसका ठीक रोल है? है, क्योंकि इंसुलिन का सर। इंसुलिन का? हाँ जी सर, हाँ सर, जनरली देखा होगा सर, हम सब देखते हैं कि हमारी मम्मी या घर वाले एग्जाम देने से पहले हमें कुछ मीठा खिलाते हैं सर, तो अरे मीठा यार, नहीं खिलाने से नहीं सर। नहीं, तो मीठा मीठा खिलाने में इंसुलिन का क्या रोल हुआ? मीठा हाँ वो, सर, यस सर। आपको एक बात बताता हूँ, ये आपने ना थोड़ा टॉपिक से हटके है, अगर आपने इसको अपने बुक्स की तरफ से हटाओ, और मैं थोड़ा आपको वैसे बताता हूँ यस सर। कि
पहली बात तो दो चीज होती है इसके पीछे। लॉजिक क्या होता है, मीठा खिलाते हैं कुछ, जैसे मैं भी 10th के एग्जाम देने गया था, मेरी दादी जी ने मीठी दही खिलाई थी मुझे, है ना। तो यस सर। पहले दो बात होती है। एक बात तो ये होती है कि ये शगुन होता है कि भाई मीठा खा के घर से निकलना चाहिए, अच्छा होता है ना। तो वो तो अपनी परंपरा का एक हिस्सा हो गया। अगर साइंटिफिक रीजन देखें अपने इसके पीछे, तो साइंटिफिक रीजन ये होता है कि कभी भी अपने एग्जाम देने जाते हैं तो अपने को कैलोरी की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है ना। यस सर। तो कैलोरी और एनर्जी की यूज जरूरत होती है, तो वो कहाँ से आती है, वो मीठे से आती है। ताकि हमारा ब्रेन जितना ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर होता है तो आपको देखा होगा बच्चे बेहोश होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होते हैं, और ज्यादातर स्ट्रेस में अपने खाते भी नहीं है। तो अगर अपने यस मीठा सर। खा के जाते हैं तो वो कैलोरी की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी हो जाती है। ठीक है, इंस्टेंट जो शुगर होता है ना, जो इंस्टेंट अपने सबसे सिंपल एनर्जी देने वाला फूड होता है, तो वो इंस्टेंट अपने को एनर्जी मिलती है ताकि अपने वहां पे वीक ना पड़े। ये इसका साइंटिफिक रीजन होता है। ओके ओके सर, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है। नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना कि भी लॉजिक और दोनों, बिना लॉजिक के दोनों आपको बात बता दी। मैकेनिज्म तो जो आगे जाके शुगर ने करना है वो तो जैसे उसने करना है वैसे ही करना है, और शुगर का ऑक्सीडेशन होगा, आगे जाके कैलोरी उससे मिलेगी, पावर यस सर। आएगी, वो सारी चीज वैसे की वैसे है। लेकिन ब्रेन, अगर हम वैसे भी किसी की काउंसलिंग करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि भी आप पढ़ते टाइम अपने पास में ग्लूकोज घोल के रखो, हर 20 मिनट के बाद आप 2 या 3 घूंट अपना पीते रहो, क्योंकि अपना दिमाग थकता नहीं है उससे। ठीक है ना। अगर आपका आज भी रिलेटिव घर से कोई जाता है तो सिंपल पानी की बोतल की जगह मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको ये ग्लूकोन डी जो आती है वो घोल के दो। तो अगर 15-20 मिनट के बाद 2-2 3-3 सिप लेता रहेगा तो उसको एनर्जी मिलती रहेगी और दिमाग थकेगा नहीं उसका। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, ओके। सर नमस्ते। नमस्कार। सर एक मेरा फ्रेंड है, हम्म। वो कोविड के समय से कभी यहाँ पेन हो रहा है, कभी वहाँ पेन हो रहा है करके कंप्लेन करता है। कभी चेस्ट में पेन हो रहा है, कभी राइट साइड में, कभी लेफ्ट साइड हैंड में पेन हो रहा है। मतलब उसको मरने से बहुत डर लगने लग गया है। इस कंडीशन ऐसा हो गया उसका कि वो ये सोचता है कि मैं कहीं घूमने जाऊं तो कहीं गिर ना जाऊं करके वो घर से निकलता नहीं है बाहर। हम्म। और वो सारे टेस्ट कराता है, हर महीने 2 बार 3 बार का 5 बार तो इसीलिए मैंने खुद उसका किया है उसके बोलने पे। और 5 कोलेस्ट्रॉल बार वगैरह क्या, चेक कराते रहता है जी। क्या कर लिया उसने 5 बार? 5-6 बार तो ईसीजी मैंने ही किया है उसका। उसके बाद दूसरे डॉक्टर्स के पास। तो ये इसको कार्डियक फोबिया बोलते हैं, कार्डियक एंजाइटी या कार्डियक फोबिया बोलते हैं। तो उसको दिखाया नहीं साइकेट्रिस्ट को आपने? मैंने बोला साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, कार्डियो वाले को, गैस्ट्रो वाले को दिखाने से तुम्हारा नहीं होगा। अगर मेरा हाँ। फ्रेंड है, खास फ्रेंड है, तो मजाक में बोलता हूँ तू जा यार, तेरा दिमाग सड़ गया, दिमाग वाले डॉक्टर के पास जा। तो वो उनके पास नहीं जा रहा है, सबके पास जाता है। ऑर्थो वालों को भी नहीं दिखा नहीं, ये लिया, तो डॉक्टर चेस्ट साहब वाले ये तो को भी। ट्रीटेबल चीज है, और ये बहुत कॉमन है। आज 100 के अंदर से 10 से 15 पेशेंट इस टाइप के आ रहे हैं मेरे पास। इसको फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। कार्डियक फोबिया सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है, जिसके अंदर चेस्ट में पेन होता है। उसको लगता है मेरे को अटैक आ जाएगा, रात को 2 बजे डॉक्टर के पास भागता है, बार बार ईसीजी करवाते हैं। इसका ट्रीटमेंट होता है, आप पेशेंट को दिखाओ और अपने 15 दिन के अंदर पेशेंट के अंदर उसका फोबिया दूर कर देंगे, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। बात यह है सर कि मेंटली पेशेंट को लगता है कि पागल ही दिमाग के मरीज होते हैं। मैं तो नॉर्मल हूँ, मैं क्यों दिखाऊंगा, ये सोचते हैं आदमी। नहीं नहीं, अपने उनको अपने कहने पे 15 दिन की दवाई तो ले ही सकते हैं ना। अपने उनको कह देंगे कि हाँ भी 15 दिन हमारा एक बार ट्रीटमेंट लेके देखो। इसमें कोई पागलपन वाली बात ही नहीं है। जी जी। ये उसने तो अपने कोलेस्ट्रॉल। अवेयरनेस अपने ही फैलाएंगे ना डॉक्टर साहब। आप जी इसके जी अंदर सेतु का काम कर रहे हो, ब्रिज का काम कर रहे हो। अब मैं उस पेशेंट के पास जा नहीं सकता, लेकिन आप जी। वहां पे बैठे हो, आपको इसके बारे में, जैसे मैंने बताया कि इसको कार्डियक फोबिया होता है, तो आप उसको पढ़ा सकते हो। कार्डियक फोबिया के बारे में गूगल करोगे तो उसमें आ जाएगा, उसके बारे में बता सकते हो, और 15 दिन का ट्रीटमेंट अपने दे सकते हो आप। और अगर आप एक बार मेरे से बात करवाओगे तो मैं उसको कन्विंस करूंगा, आप लेके आना उसको। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। जी सर। ठीक है। ठीक सर। अच्छा सर, एक पेशेंट और है मेरे यहाँ। हम्म 13 साल की बच्ची है। हम्म। इसमें एक बार इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ऑपरेशन हुआ है, और 3 बार पेंक्रियाटिक डक्ट में कैल्सिफिकेशन के कारण हुआ है। हाँ जी। तो उसको बार बार वो कंप्लेन करती है कि अभी फिर से सडन चेस्ट पेन हो रहा है करके। और उसको वो कुछ नहीं करते, केवल पेंटॉप लगाने से वो दर्द उसको ठीक हो जाता है पूरा। हम्म, हम्म।
क्या ये भी साइकियाट्रिस्ट है कि साइकियाट्रिक पेन है या है उसको कुछ पैथोलॉजी? नहीं देखो, अगर वो बच्ची को 3 बार ऐसा 4 बार ऐसे ट्रॉमा से गुजर के गई है, तो जी उसके चेस्ट पेन तो अपने को पता है कि चेस्ट पेन तो साइकेट्रिक पेन ही है, उसके एटिपिकल चेस्ट पेन बोलते हैं, बट उसको एंटी एंजाइटी देनी चाहिए अपने को, उसको भी दिखवाना आप, कोई बात नहीं, जी। वो ठीक है ना। जनरली रात में होती है, आईवी में कुछ नहीं डालता, मैं पेंटॉप डाल दो ऊपर में, आधे घंटे मोबाइल देखती है, आईवी खत्म होते तक उसका दर्द ठीक हो जाता है। और हाँ हर वही 4 से बात है 5 ना, दिन बच्चे, कोई बच्ची तो ट्रॉमा से निकली है तो बच्ची को ये लगता है कि ये भी कोई बीमारी का कारण दर्द ना हो रहा हो, तो ये भी बच्ची के अच्छा लिए है, तो अपने करेंगे, उसको भी ट्रीटमेंट करेंगे, उसका ले आना आप जी। उसको। ठीक ठीक है सर। डॉक्टर साहब, ठीक ठीक। जी। हेलो। हेलो। यस। यस। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरे पास एक पेशेंट है, हम्म वो जो है इरेक्टाइल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन दोनों हम्म चीज की हम्म प्रॉब्लम है। हम्म तो उसकी दवा चल रही है, पैरोक्सिन और टेडालाफिल और जो है क्लोनाजीपाम प्रोप्रानोलोल, ये दवा चल हम्म रही है। हम्म वो जब तक दवा खाता है तब तक सही रहता है, फिर भी हम्म। 2 दिन कर देता है, 2 दिन बाद फिर उसी तरह हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। और उसका जो है हमने सीमन एग्जामिनेशन कराया है, टेस्टोस्टेरोन टोटल और फ्री दोनों कराया है। वो हम्म। सीमन एग्जामिनेशन में सीमन स्पर्म काउंट कम थे। हम्म। तो मैरिड है क्या वो? अनमैरिड है। एज कितनी है उसकी? 25 ईयर। 25 है? जी। हाँ दिखा देना डॉक्टर साहब, अपने देख लेंगे उसको, कोई नहीं। उनको जो है हम डॉक्टर इनके तक को दिखाए थे, हम्म तो उन्होंने जो है 1 महीने तक इलाज किया है। हम्म उसके बाद हम्म उसके बाद दोबारा दिखाए नहीं है, यही दवा रेगुलर खा रहे हैं। हम्म। खाते हैं तब तक जो है सही रहता है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। तो क्या कोई ये नहीं, आप ठीक? दिखाना, आप मेरे को दिखाना डॉक्टर साहब, अपने कुछ और बातें बताऊंगा मैं, उस जी पेशेंट को भी कुछ बातें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि इसके अंदर प्रिकॉशंस भी होते हैं, 2-4 प्रिकॉशंस होते हैं पीएमई से बचने के लिए, पेशेंट क्या कर सकता है ना, तो वो अगर जी आप दिखाओगे तो अपने बताएंगे आपको सारी चीजें क्या क्या करना है। जी। ठीक है, ठीक। सर एक पेशेंट और है, हाँ। उसकी भी एज जो है 25 के आसपास है। हम्म उसकी शादी हुई थी और उसकी वाइफ चली गई छोड़ के। जब से हम्म चली गई थी तब से वो जो है डिप्रेशन में है। दिन भर रात हम्म नहीं है, टहलता रहता है, घूमता रहता है, कम से कम 5 साल हो गए। अब हम्म। होता है। हाँ दिखा देना डॉक्टर साहब, वो भी देख लेंगे अपने, कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको भी, कोई नहीं। हेलो। ठीक है। हम्म। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, इस पेशेंट ने उनको बैक पेन होता है, बैक साइड पे। वो देख लेंगे डॉक्टर साहब, वो अपने देख लेंगे, जब अपने ओपीडी देखेंगे देख लेंगे, अभी ओपीडी नहीं देख रहे ना अपने। तो हाँ, ये बैक पेन होता है। सर इसके लिए आप ना ओपीडी भेज दीजिएगा तो सर हाँ। उनसे बात कर लेंगे इसके हम्म रिगार्डिंग, है ना, क्योंकि अभी तो यहाँ पे नहीं जवाब दे पाएंगे सर उनको भी अच्छे से। हम्म। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस। क्वेश्चन नहीं सर, मैंने क्या एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो आप राजस्थान में का एसएमएस में है या कहाँ पोस्टेड है? एक्चुअली पेशेंट हमें पूछता है कहाँ के डॉक्टर साहब, तो हमें थोड़ा ब्रीफ इंट्रो उनको देना होता नहीं, राजस्थान में मैंने बीकानेर से हूँ जी। है। अच्छा ठीक है सर। एसपीएमसी, बैठा हो अभी। एसपीएमसी मेडिकल कॉलेज बीकानेर में। ओके सर, मैं राजस्थान उदयपुर से ही हूँ। हाँ, पर अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल ही है जी हमारा। बीकानेर में? नहीं नहीं, अभी श्री गंगानगर में है जी। अच्छा ठीक है सर, राइट। ठीक है, ओके। हेलो। ठीक है। यस। हेलो। हाँ जी, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जी बोल रहे हैं कि अपना पैनल पे एक पेशेंट को हम दिखाए थे, हम्म ओम प्रकाश, 7 अगस्त 2022 को दिखाए थे। हम्म उनका प्रॉब्लम था कि जैसे कि रह रह करके लगता था एकदम चिल्लाने, और ऐसा लगता था कि कोई उसको मारने आ रहा है, बार बार बोल रहा था कि आ गया, मार रहा है, काट रहा है, पूरा जोर जोर से चिल्लाता था। हम्म लेकिन अपना पैनल पर ही दिखाया गया था, कृति अनुराग देखे थे। हम्म 1 महीना ट्रीटमेंट चला, लेकिन उनको तो ऐसे वो दवा दिए थे, लोराजेपम इंजेक्शन, फेनार्गन इंजेक्शन और सीजोडोन, लेकिन 1 महीना इलाज चला, कोई रिस्पांस उसको मिला नहीं।
देखो, जो साइकेट्रिक इलनेस में स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर अगर साइकोटिक सिम्टम बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो पहली बात तो अपने को बार बार दिखाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि मान लो अगर सिजोडोन से असर नहीं आया, उसके डोज अपने को बढ़ानी पड़ती है। फिर भी असर नहीं आया तो अपने को डिपो इंजेक्शन लगाना पड़ता है। रेजिस्टेंस केस इसमें डॉक्टर साहब बहुत होते हैं। तो ये साइकोटिक के अंदर कंप्लायंस ही सबसे बड़ी बात होती है कि मान लो एक मेडिसिन से असर नहीं आया तो अपने पीछे छोड़ के नहीं, इसका फर्क नहीं पड़ता। तभी सबसे ज्यादा आपने किसी और बीमारी में देखा है कि गांव में लोग चेन से बंधे हुए हैं, सांकलों से बंधे हुए हैं, कमरों में बंद पड़े हैं। उसका रीजन ये होता है। कभी अगर उसका अच्छा भी यही मेडिसिन से असर नहीं आ रहा तो कई बार ईसीटी लगानी पड़ती है, जो ब्रेन में झटके अपने बोलते गुड हैं, आफ्टरनून सर। है ना। तो अपने को वो भी लगाना पड़ता है। तो वो ट्रीटमेंट अलग अलग प्लान होते हैं, वो करना पड़ता है डॉक्टर साहब अपने। तो उसका भी वही हाल है सर कि जैसे बोलता है लोग कि 17-18 साल से है, उसका बहुत जगह हाँ, इलाज तो चला। वो तो ईसीटी, ऐसे पेशेंट को ईसीटी ही लगानी पड़ेगी। और ईसीटी लगा के ताकि वो शांत रहे, बस वो लास्ट ट्रीटमेंट यही होता है इसमें फिर। और बातचीत करेगा सब सही करेगा, आधा 1 घंटा 2 घंटा एकदम सही रहेगा, बोलेगा बतियाएगा। और रहले रहले कहेगा कि अरे आ गया, हमको मार दिया, जान मार दिया, ये कर दिया, वो हाँ, कर दिया, पूरा जो तो यहाँ दर्द कर रहा है, वहां दर्द कर रहा है। उसका हम वीडियो बना कर डाले हुए थे अपना पैनल चलो पे। कोई नहीं, कभी दिखाना डॉक्टर साहब, कोई दिखाना वापस से, कोई और अपने डोज देंगे, आप दिखाना उसको। ठीक ठीक है सर। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक। ठीक। डॉक्टर संदीप, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे मैंने अभी देखा था, बीच में हमारे कुछ रिलेटिव हैं, 14-15 साल की बच्ची, ठीक है, तो उसको थी ऐसी दिक्कत। लेकिन ये जानना चाहती हूँ मैं आपसे कि क्या इसमें इतनी पावर आ जाती है कि अगर वो अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करें और दूसरा बंदा उनको रोके, तो मतलब 2-3 बंदे भी मिलकर और उसको नहीं रोक पाते हैं? मैडम, आपने एक मूवी देखी होगी, अपरिचित, देखी है आपने, साउथ वाली? सर नहीं, लेकिन मेरे को हाँ वो डबल रोल। देखना, वो हाँ, मल्टीपल परिचित। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपने देखा होगा, वो है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें उसमें एक पर्सनैलिटी तो होती है बिल्कुल दबी दबी सी रहती है, डरपोक सी रहती है। एक पर्सनैलिटी के अंदर वो इतना ताकतवर बन जाता है कि 100 लोगों से भी काबू नहीं आता वो, है ना। तो अपना ब्रेन इतना, जब अपने मन से डर निकल जाता है ना मैडम, कि भी सामने मेरे क्या है, शेर है या लोग 10 लोग भी खड़े हैं, वो डर जब निकल जाता है तो फिर वो कंट्रोल लेबल नहीं होता, तो वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर साइकोलॉजिकल पावर आ जाती है। ये नहीं मैं कह रहा कि सच में कोई भगवान की या देवता की पावर आ जाती है, बट वो पर्सनैलिटी चेंज उसकी हो जाती है। तो पर्सनैलिटी चेंज की वजह से उसकी आवाज बढ़ जाती है, मसल्स पावर, उसको ऐसा लगता है कि उसको, क्योंकि सामने डर नहीं लगेगा कि मैं सामने मुक्का मार रहा हूं तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है। तो पर्सनैलिटी इस तरीके से चेंज होती है, कन्वर्जन होता है ये। तो ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। एक अपने कल्चर बाउंड सिंड्रोम होता है, मैं आपको बताऊं, जो आपने देखा होगा कि पता नहीं आपके एरिया में ये चीज है कि नहीं है, कि वो अपने जाते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये देवी देवता आ गया और वो बताएगा, जी सामने जी वाले जी। के बारे में बताता है कि हाँ भाई, आप, आपके अंदर ये हो रहा है, आपके अंदर ये हो रहा है। तो वो आधे घंटे 1 घंटे के लिए उसके अंदर वो जोर जोर से अपने पीछे चेन से मारते हैं, जोर जोर से। उस दौरान हम्म। को दर्द भी नहीं होता, जो अपने इस हमारे वाले एरिया में काफी होता है ये चीज। तो ये हाँ भी जी, हाँ क्या जी। चीज होता है मैडम, ये भी जो पर्सनैलिटी चेंज होती है ना, उसकी पोजेशन सिंड्रोम बोलते हैं मैडम इसमें, इसको पोजेशन बोलते हैं। तो इस दौरान उसको दर्द नहीं होता, लेकिन बाद में उसके थोड़ा दर्द भी फील होता है उसके, और उसको ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। और उस दौरान वो कुछ भी कर सकता है मैम, पोजेशन के दौरान वो कुछ भी कर सकता है। ओके। पर ये होते हैं, सच्ची होते हैं, ये केस सच में होते हैं मैम। ओके। तो सर ट्रीटमेंट के बाद जैसे ये थोड़ा सॉल्व भी हो जाता है ये बीमारी, ठीक है? हो जाता है ये मैम। देखो, ये इसके पीछे पैथोलॉजी जो होती है ना, रीजन होता है वो लर्निंग होती है। क्योंकि वो बच्चा उस एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है जिसके अंदर ये चीजें बहुत कॉमन है, क्योंकि सिटी के अंदर ये रेयर होती हैं चीजें। ये चीजें होती हैं जैसे जिस एनवायरनमेंट में ये चीजें उसने देखी होती हैं, कि भूत आ हम्म। गया, प्रेत आ गया, इस तरीके से कोई बाबा आ गया जिसके अंदर पावर आ जाती है। तो ये लर्निंग इसके पीछे पैथोलॉजी होती है। तो हमें उस लर्निंग को हटाना होता है, क्योंकि अदरवाइज जैसे उसने कोई घंटियां सुनी मंदिर की, या जैसे उसने शोर शराबा सुना, तो उस दौरान ये पोजीशन आ जाता है। या वो जागरण में चला गया, कोई भजन चल रहा है, उस दौरान पोजीशन उसके अंदर आ जाता है।
तो नहीं सर, इस लर्निंग केस में तो कभी ऐसा होता है ना कि जैसे वो बच्चा जो है अपने ही माँ बाप को ब्लेम कर रहा है कि भाई मतलब मेरे को ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी वजह से है। नहीं मैम, ये तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना, वो अपने काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि उसके पीछे पैथोलॉजी क्या है, क्या रिग्रेशन के कारण हो रहा है कि इंटरनल कोई उसके ऐसा स्ट्रेस दबा हुआ है पास्ट का, जो 5 साल 7 साल में था। वो अभी अपने बात नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म पे, कि रीजंस होते हैं कुछ 2 4, उस बच्चे ने ऐसा कुछ देखा होता है, करा होता है, कि जो उस तरीके से बाहर आता है फिर वो लेकिन ये पूरा सॉल्व हो जाता है एक स्टेज। बिल्कुल सॉल्व होता है मैम, बिल्कुल सॉल्व होता है, ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर में आता है, ये होता है, ठीक है। ठीक। ठीक है मैम। ठीक। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी जो सबके लिए लाभदायक है। और मैं सभी हेल्थ पार्टनर का भी शुक्रिया अदा करूंगी जो जुड़े हमारे साथ। तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन ना हो तो हम इस यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। हेलो। जी जी बोलिए। चलिए सर, मेरे ख्याल से अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं इस वेबिनार को। और डॉक्टर संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर हमें जानकारी दी। मुझे लगता है कि सर के कनेक्शन में कुछ इशू है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।